नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज देखिए हम हिंदी शिक्षण विधियों के क्रम में कुछ और करने वाले हैं। शिक्षण विधियां खूब सारी करवा दी और बची हुई है वो और करवा देंगे। आज देखो शिक्षण विधियों के क्रम में प्यारे साथियों, हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मूल्यांकन। आज मूल्यांकन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि मूल्यांकन क्या होता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कौन कौन सी विधियां होती हैं, कितने ये प्रकार का होता है, इसकी कौन-कौन सी परिभाषाएँ होती हैं, सबके बारे में डिटेल से जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो आज देखिए हम पढ़ने वाले हैं मूल्यांकन, या यूँ कह सकते हैं मूल्यांकन शिक्षण विधियाँ, एक ही बात है, यानी मूल्यांकन टॉपिक। आज हम कौन-सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं शिक्षण विधियों में? मूल्यांकन। आ जाइए शुरू करते हैं। बिल्कुल समझ के पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को साथियों समझ के करना पड़ेगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक प्रश्न गारंटेड यहाँ से आता है और अगर इसमें सीसीई को भी आप शामिल कर लो, सतत और व्यापक मूल्यांकन को, तो 2 प्रश्नों की कन्फर्म गारंटी है कि ये प्रश्न 2 प्रश्न इस टॉपिक से आएँगे। 100% हो सकता है ज़्यादा भी आ जाए, लेकिन 2 प्रश्न गारंटेड है। एक तो मूल्यांकन से प्रॉपर, एक सतत और व्यापक मूल्यांकन से, यानी 2 प्रश्न अपने लेकर के बैठा हुआ है ये टॉपिक। अब देखो, अब अपन बात करते हैं कि सर चलो अब शुरू कर दो, इतनी ही बात है तो शुरू कर दो मूल्यांकन। क्या शुरू कर देंगे बताओ? मूल्यांकन। अब देखो, जैसे ही कोई टॉपिक शुरू करते हैं तो सबसे पहला मुद्दा अपना यही होता है कि सर इसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखो, शिक्षण विधियों के जितने भी टॉपिक हैं उनमें एक तो अपन जनरल परिभाषा देखते हैं किसी भी चीज की, कि नॉर्मली मूल्यांकन कोई अपने से पूछ ले, मान लो यहाँ से आप पढ़ के गए, आपसे पूछ ले कि बताओ मूल्यांकन क्या होता है, तो जनरली आप उसको कुछ बता सको। एक तो वो चीज हमें जाननी होती है, और एक कुछ जैसे दार्शनिकों की या विद्वानों की परिभाषाएं होती है, वो थोड़ा सा हमें याद रखनी पड़ती हैं। मूल्यांकन वाले टॉपिक में थोड़ा विद्वानों की परिभाषा पे आप नजर ज्यादा रखना, क्योंकि वहां से अक्सर प्रश्न खूब आए हुए हैं पीछे, तो ये ध्यान रखना। तो एक्चुअल में मूल्यांकन क्या होता है, सुनो। मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि शिक्षक जब क्लास में जाता है तो वो कुछ शैक्षिक उद्देश्य लेकर के जाता है। सुनना ध्यान से, जब भी शिक्षक क्लास में जाएगा तो वो कुछ उद्देश्य लेके जाएगा। जैसे मैं टीचर हूं, मान लो हिंदी का, तो मैं क्लास में जाऊंगा, तो मैं क्लास में जाके क्या कहूंगा कि भाई बच्चों, या क्लास में जाके कहूंगा नहीं, मैं ये खुद ये तय करके जाऊंगा कि भाई मुझे संज्ञा पढ़ानी है, तो बच्चों को संज्ञा का ज्ञान करवाना है, संज्ञा के उदाहरणों का ज्ञान करवाना है। ये मेरे शैक्षिक उद्देश्य हो गए। बताओ, ये मेरे क्या हो गए? शैक्षिक उद्देश्य। अब शैक्षिक उद्देश्यों को लेकर वो कक्षा में जाएगा टीचर, और अधिगम करवाएगा। बताओ क्या करवाएगा? अधिगम करवाएगा। शिक्षक क्या करवा देगा दोस्त? क्या सर? शिक्षक अधिगम करवा देगा। अब उसने पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद अब उसने जो पढ़ाया है वो बच्चों को कितना समझ में आया, यानी उसको अधिगम उद्देश्य जो वो लेके गया था वो कितने प्राप्त हुए हैं, अधिगम उद्देश्य किस स्तर तक प्राप्त हुए हैं, ये इसका जो इस चीज की जांच करना ही मूल्यांकन है। यानी जो शैक्षिक उद्देश्य वो लेकर के गया था, वो शैक्षिक उद्देश्य उसे किस हद तक प्राप्त हुए हैं, है ना, या शैक्षिक उद्देश्य बच्चे को किस हद तक प्राप्त हुए हैं, इसकी जांच करना ही मूल्यांकन है। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि शैक्षिक उद्देश्य जो वो शुरू में लेके गया था, वो शैक्षिक उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य किस हद तक, शैक्षिक उद्देश्य किस हद तक प्राप्त हुए हैं, किस हद तक प्राप्त हुए हैं, किस हद तक प्राप्त हुए हैं, इसकी जांच करना ही, इसकी जांच करना ही मूल्यांकन है। बोलो, जांच करना ही क्या है? मूल्यांकन है। क्या सर समझ में आ गई बात? क्या कह रहे हैं? शिक्षक कुछ उद्देश्य लेके गया और उद्देश्य लेके उसने पढ़ाया। जैसे मैं संज्ञा पढ़ा रहा हूं तो मेरे उद्देश्य है कि भाई संज्ञा की परिभाषा आनी चाहिए, बच्चों को संज्ञा के उदाहरण आने चाहिए, बच्चों को संज्ञाओं की पहचान हो जाए। ये मेरे शैक्षिक उद्देश्य थे। फिर मैंने अधिगम करवा दिया, पढ़ा दिया उन उद्देश्यों को लेकर के। फिर बच्चों से टेस्ट लिया, टेस्ट लिया तो पता चला कि ये तो 5 बच्चों के समझ में आया, 7 के तो अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आया। इसका मतलब मैंने क्या किया कि शैक्षिक उद्देश्य किस हद तक प्राप्त हुई है वो जांच हो गई। वही क्या है? मूल्यांकन होता है। ये ध्यान रखना, शैक्षिक उद्देश्य किस हद तक प्राप्त हुए हैं ये जांच करना ही मूल्यांकन है। ढंग से याद रख लेना परिभाषा को। अब देखो, वापस मैं दिखा देता हूं एक बार, ये देख लो, शैक्षिक उद्देश्य किस हद तक प्राप्त हुए हैं इसकी जांच करना ही क्या है? मूल्यांकन है। अब अगर आपको कुछ परिभाषाएं यहाँ पे महत्वपूर्ण परिभाषाएं हो जाती हैं, हालांकि परिभाषाएं तो इस टॉपिक में खूब करवाऊंगा मैं विद्वानों की, क्योंकि ज्यादा आती है यहाँ से, लेकिन फिर भी एक दो महत्वपूर्ण पे अपन नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले देखो, कोठारी आयोग क्या कहता है सर मूल्यांकन के बारे में? कोठारी आयोग क्या कहता है, सुनो। कोठारी आयोग क्या कहता है?
कोठारी आयोग देखो सीधी सीधी एक ही बात कहता है, दो बात याद रख लो। कोठारी आयोग की कितनी बातें याद रख लो? दो। पहली बात तो क्या याद रख लो? पहली बात तो ये याद रख लो कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस इन्होंने क्या कहा है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, चलने वाली प्रक्रिया है, प्रक्रिया है। और इसने जोड़ा है दोनों को। बताओ मूल्यांकन में हम किसकी जांच करते हैं? शैक्षिक उद्देश्यों की। तो इन्होंने कहा है कि मूल्यांकन, इन्होंने ये नहीं कहा कि शैक्षिक उद्देश्यों की जांच करना मूल्यांकन, इन्होंने ये कहा कि मूल्यांकन का शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। कोठारी क्या कहते हैं कि मूल्यांकन का शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। ये ध्यान रखना, क्या रखोगे? मूल्यांकन का शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। शैक्षिक उद्देश्यों से बताओ क्या है? घनिष्ठ संबंध। तो जहां मूल्यांकन की शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध की बात आ जाए तो आप कह दोगे सर ये परिभाषा तो कोठारीज की है, कोठारी आयोग की है। किसकी है बताओ? कोठारी आयोग की। देख लेना अभी आएगी ये परिभाषा। फिर देखो एक परिभाषा आती है, एक एनसीईआरटी की एक बुक चलती है। एनसीईआरटी एक संस्था है और इन्होंने एक बुक निकाली। इन्होंने क्या निकाली? एक बुक निकाली या एक पुस्तक निकाली जिसका नाम था कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। बताओ क्या था? कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। और इस पुस्तक में इन्होंने मूल्यांकन की परिभाषा बताई। इन्होंने कहा कि भाई मूल्यांकन में तीन प्रक्रियाएं शामिल है। इस पुस्तक में मूल्यांकन की क्या परिभाषा दे दी कि सर मूल्यांकन में तीन प्रक्रियाएं शामिल हैं। मूल्यांकन में तीन प्रक्रियाएं शामिल हैं। क्या क्या शामिल है? इन्होंने कहा एक तो ये देखो कि शैक्षिक उद्देश्य किस हद तक प्राप्त हुए हैं। हमने एक ही चीज बताई कि शैक्षिक उद्देश्य किस हद तक प्राप्त हुए हैं, ये जांच करना ही मूल्यांकन है। तो इन्होंने कहा कि मूल्यांकन में एक तो आप ये देखो कि शैक्षिक उद्देश्य क्या देखना है? शैक्षिक उद्देश्य किस हद तक प्राप्त हुए हैं। शैक्षिक उद्देश्य किस हद तक या किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं। एक बात तो ये देख लो भाई कि शैक्षिक उद्देश्य किस किस सीमा तक कितने प्राप्त हुए हैं। क्या हो गया क्या मूल्यांकन? नहीं। हम तो इतनी बात कर रहे थे, ये क्या करें? नहीं, आप ये भी देखो शैक्षिक उद्देश्य कैसे प्राप्त हुए हैं। क्या देखो? शैक्षिक उद्देश्य कैसे प्राप्त हुए हैं, यानी कहीं नकल कर करा के तो नहीं हो गए ना प्राप्त। शैक्षिक उद्देश्य कैसे प्राप्त हुए इसकी भी जांच करो। ऐसे नहीं है कि बच्चे के 10 में से 10 नंबर आए, नकल कर ली उसने। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वास्तव में आए हैं क्या यूं ही आए हैं। और तीसरा, बच्चे के अधिगम अनुभव भी शामिल करो। जैसे अपन पढ़ाते यूं पूछते हैं ना कि भाई समझ में आया कि नहीं आया, तो ये अधिगम अनुभव हो गया बच्चे का। तो तीसरा इसमें अधिगम अनुभव भी है, यानी पढ़ाते ही ये भी पूछना चाहिए कि समझ में आया कि नहीं आया। ये भी मूल्यांकन है, ये खुद का मूल्यांकन है, टीचर का खुद का मूल्यांकन है। ध्यान रखना, मूल्यांकन टीचर का भी होता है, मूल्यांकन बच्चे का भी होता है, दोनों का होता है, ये ध्यान रखना। तो शैक्षिक उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए ये देखना है, शैक्षिक उद्देश्य कैसे प्राप्त हुए ये देखना है, और अधिगम अनुभव क्या रहे ये देखना है। तीनों चीजों को सम्मिलित रूप से मूल्यांकन कहते हैं। ये बात कौन कहते हैं? एनसीईआरटी की बुक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन में ये परिभाषा है। ये ध्यान रखना। ये क्या रखोगे बताओ? ध्यान रखेंगे। तो आ जाइए कुछ परिभाषाएं अपन और देख लेते हैं। एक, मूल्य और शैक्षिक संबंधों के मध्य तुलना। मूल्यांकन में मूल्य और शैक्षिक संबंधों के मध्य तुलना होती है या शैक्षिक उद्देश्यों के मध्य तुलना होती है। मूल्य और शैक्षिक उद्देश्यों के मध्य क्या होती है बताओ? तुलना होती है। ये बात कौन कह रहा है? मूल्य और शैक्षिक उद्देश्यों के मध्य तुलना की जाती है कि शैक्षिक उद्देश्य कहां तक प्राप्त हुए हैं, है ना? तो ये बात कहते हैं जेरोली मैक। कौन कहते हैं बताओ? जेरोली मैक। जेरोली मैक। जेरोली कौन कहते हैं? मैक कहते हैं। ठीक है, एक परिभाषा और आएगी वो साथ में ही समझा दूंगा। तो देखो सुनते जाओ। अब अपन बात करते हैं, सुनो। मूल्यांकन शैक्षिक उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति में विद्यार्थी ने कितनी सफलता प्राप्त की है, इसका आकलन करना ही मूल्यांकन कहलाता है। बोलो शैक्षिक उद्देश्य कितने प्राप्त हुए, इसको पता लगाना ही मूल्यांकन है। मूल्यांकन का मतलब सीधा सा है कि विद्यार्थी द्वारा शैक्षिक उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति की मात्रा निर्धारित करने वाली पद्धति ही
मूल्यांकन कहलाती है। इसमें छात्र की उपलब्धियों का मापन भी किया जाता है। तो सिंपल सी परिभाषा है, शैक्षिक उद्देश्य किस हद तक प्राप्त हुई है, ये एक कॉमन परिभाषा होगी। इसका मापन करना ही क्या है बताओ, मूल्यांकन है। एक बार देख लो, आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, आगे देखो। ये सारी परिभाषाएं मैंने याद करवा दिया आपको। अब देखो, जेरोली मेक क्या कहते हैं, जेरोकी मेक ये कहते हैं कि मूल्यांकन वह पद्धति है जिसके द्वारा हम पूर्व निर्धारित उद्देश्यों, ध्येयों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति की मात्रा को निर्धारित करते हैं। यानी कितने लक्ष्य प्राप्त हुए, कितने उद्देश्य प्राप्त हुए, उसकी जांच करना ही मूल्यांकन है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षण में मूल्यों तथा उद्देश्यों के मध्य तुलना की बात की। जेरोकी मेक ने क्या कहा, तुलना करो। किस किस के मध्य, मूल्य और उद्देश्य के मध्य जो तुलना होती है उसी को क्या कहते हैं बताओ, मूल्यांकन कहते हैं। कोठारी आयोग दो ही बात कहता है। कोठारी आयोग क्या कहता है, मूल्यांकन निरंतर चलता है और मूल्यांकन का शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। ठे देखो, घनिष्ठ में ठे आ रहा है तो ऐसे याद रख लेना, ये कोठारी आयोग की परिभाषा है। घनिष्ठ में क्या आ रहा है, ठे, तो ठे से याद कर लेना कोठारी आयोग। कौन सा, कोठारी आयोग। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है और इस प्रकार इसका शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। चलो, एनसीईआरटी की पुस्तक कौन सी, कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, पुस्तक का नाम क्या है बताओ, कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। ये कहता है 3 बातें, मूल्यांकन में कितनी बातें, 3। शैक्षिक उद्देश्य किस हद तक प्राप्त हुए, क्या इतना ही मूल्यांकन है क्या, नहीं। कैसे प्राप्त हुए वो भी देखो, और बच्चे के अधिगम अनुभव क्या रहे वो भी देखो। ये तीनों चीजें मिलके और मूल्यांकन कहलाती है। किसकी परिभाषा है, एनसीईआरटी की एक बुक है, कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब मूल्यांकन ही होता है। कुछ परिभाषाएं अपन साथ में कर लेंगे। अब देखो, कुछ अपन बात करते हैं मूल्यांकन की विशेषताएं, कुछ फैक्ट और परिभाषाएं साथ साथ करते जाएंगे। अब अपन बात कर रहे हैं मूल्यांकन की विशेषताएं। किसकी बात कर रहे हैं दोस्त, मूल्यांकन की विशेषताएं। देखो, मूल्यांकन की विशेषताएं, मूल्यांकन की विशेषताएं। मूल्यांकन की क्या हो जाती है, विशेषताएं। अब देखो, वैसे तो मूल्यांकन की विशेषताएं अधिकतर बुक्स में एक साथ ही दी हुई आती हैं सारी, लेकिन मोटे तौर पे इनको 2 भागों में अपन बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला कौन सा हो जाएगा, तकनीकी विशेषताएं। मूल्यांकन की कौन सी विशेषताएं हो जाएंगी बोलो, तकनीकी विशेषताएं। और ये जो तकनीकी विशेषताएं होती है ना, यही अधिकतर किताबों में मूल्यांकन की विशेषताएं दी हुई आती हैं और यही अपने को ज्यादातर याद रखनी है, ये याद होनी चाहिए। आपके सीधा प्रश्न पूछ लेगा, निम्न में से कौन सी मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, मैं याद करवा दूंगा, मैं याद करवा दूंगा। दूसरी कौन सी हो जाएंगी सर, दूसरी होती है व्यावहारिक विशेषताएं। कौन सी होती हैं बोलो, व्यावहारिक विशेषताएं। यानी व्यावहारिक रूप से मूल्यांकन कैसा हो, तो इसमें ज्यादा जोर वाली बात नहीं है। इसमें यही होता है कि भाई मूल्यांकन है वो लेने में और अंकन में दोनों में सरल हो, सुगम हो, ग्राह्य हो, इस तरह की विशेषताएं हैं। ये नॉर्मल अपन साथ में पढ़ेंगे। लेकिन तकनीकी विशेषताएं अपने को याद करनी है। इसमें क्या हो जाएगा, सरल हो, सुगम हो, ग्राह्य हो, ये व्यवहारिक विशेषताओं में छोटी मोटी 3-4 विशेषताएं आएंगी। तकनीकी विशेषताओं की अपन ट्रिक देखेंगे, या यूं कह सकते हैं मूल्यांकन की विशेषताओं की अपन ट्रिक देखेंगे। तो मूल्यांकन की विशेषताओं की, या ऐसे मान लो मूल्यांकन की तकनीकी विशेषताएं याद करवाओ सर, आ जाओ याद करते हैं, आ जाओ क्या करते हैं, याद करते हैं। मूल्यांकन की विशेषताओं की देखो ट्रिक, या यूं कह सकते हो मूल्यांकन की तकनीकी विशेषताओं की ट्रिक। देखो, क्या ध्यान रखोगे, बारखड़ी आती है आपको, बारखड़ी आती है सभी को, बारखड़ी से ट्रिक बन जाएगी। देखो, वह बारखड़ी भी कौन सी, वह वाली, भाई बारखड़ी तो सभी जानते हो, क्या कहा की, इसको बारखड़ी कहते हैं। तो वह वाली लाइन लो, वह वाली देखो, वह, वा, वी, वी, वो, वो, फिर वे छोड़ दो, वही, लो। ये ट्रिक हो गई क्या सर, ये तो बारखड़ी लिखा रहे हो आप, ट्रिक कहाँ हो गई, ये ट्रिक है। ये क्या है, ट्रिक, अभी समझाएंगे। और फिर आप इसमें जोड़ दो एम स्क्वायर एन, क्या जोड़ दो, एम स्क्वायर एन, 2 चीजें ये जोड़ दो। क्या सर, अब समझा दो। ट्रिक क्या बनाई, बारखड़ी से ट्रिक हो गई, वह, वा, वी, वू, वे, वही, वे नहीं, वही, और फिर एम स्क्वायर एन। आ जाओ देखो, वैसे क्या हो जाएगी, वैसे हो गई वस्तुनिष्ठता। तकनीकी विशेषताओं की ट्रिक है, ध्यान रखना, वस्तुनिष्ठता। वैसे तो क्या हो गया बताओ, वस्तुनिष्ठता। दूसरी कौन सी हो गई सर, वा, वा से क्या हो गया, व्यापकता। हम बात करेंगे इन सब के बारे में डिटेल से
कि वस्तुनिष्ठता क्या होती है, व्यापकता क्या होती है, सारी चीजें मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार इनको याद कर लें। वी से क्या होगा सर, वी से दो, वी से कितनी, दो, वी से देखो एक तो विभेदीकरण, एक तो क्या हो जाएगा विभेदीकरण, एक क्या हो जाएगा सर, एक विश्वसनीयता, एक क्या हो जाएगा बताओ, विश्वसनीयता। देखो ट्रिक में आ रहा है आनंद। उसके बाद में बड़ी वी से क्या हो जाएगा सर, बड़ी वी से हो जाएगा मानवीकृत, क्या हो जाएगा बताओ, मानवीकृत। ठीक है, फिर ये जो वो और वो है ना आपके, फिर उसके बाद में देखो क्या है, वु और वु, इनका थोड़ा सा ध्यान करें। इन वु और वु को आप उ मानो, क्या मानो, उ, यानी दो उ, कितने उ, दो उ। तो दो उ को आप ऐसे लिख दो, इस वु को उ मान लो, तो उ का मतलब एक तो हो गया उद्देश्यपूर्ण, एक तो क्या हो गया उद्देश्यपूर्ण, और एक उ का हो जाएगा उपयोगिता और व्यवहारिकता, उपयोगिता और व्यवहारिकता, उपयोगिता और व्यवहारिकता, उपयोगिता व व्यावहारिकता। क्या सर वही का और बता दो, अब फिर काम हो जाए हमारा, वही का हो जाएगा वैधता, क्या हो जाएगा वैधता, वेदता जिसको अपन बोलते हैं। फिर एम स्क्वायर, एम स्क्वायर देखो, एम स्क्वायर, एम स्क्वायर का मतलब मानकता, मानकता और मितव्यता, मानकता और मितव्यता। क्या ठीक है सर। फिर एन का बता दो सर, एन का हो जाएगा निष्पक्षता, कुल मिला के वस्तुनिष्ठता में आ गया वैसे तो ये निष्पक्षता, क्या आ गया बताओ, निष्पक्षता। इतनी चीजें हो गई, लो ये तकनीकी विशेषताएं हो गई, ये क्या हो गई तकनीकी विशेषताएं। क्या ट्रिक करें, वह वा वी वी वू वे वही वो वंग वह नहीं, वह वा वी वी वू फिर वे नहीं वही वही तक, फिर एम स्क्वायर एन, बस। ठीक है, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, विभेदीकरण, विश्वसनीयता, इसमें मानवीकृत, फिर उ, इन वू को क्या मानोगे, उ उद्देश्यपूर्ण और उपयोगिता, फिर वही का वैधता, फिर एम स्क्वायर मतलब दो एम यानी मानकता और मितव्यता, और एन का मतलब निष्पक्षता। ये इसकी तकनीकी विशेषताएं हो गई। व्यावहारिक विशेषताओं में ज्यादा कुछ नहीं है, व्यावहारिक विशेषताएं तो वैसे याद रख लेना कि भाई ये सरल होना चाहिए, अंकन में और करने में दोनों में सरल हो, स्पष्ट हो, है ना, और ग्राह्यता का गुण होना चाहिए। इस तरह के दो तीन आप याद रखेंगे, है ना, वो अपन साथ में कर लेंगे, ये ध्यान रखना। सुगम हो ऐसे कह सकते हैं, सुगम हो, सरल हो, सुगम हो, स्पष्ट हो, ग्राह्यता का गुण हो, ये कुछ व्यवहारिक विशेषताएं इसमें आ जाती है। तो बताओ समझ में आ गई क्या। हालांकि इन विशेषताओं में भी एक अपन ने व्यवहारिकता पढ़ी है, तो व्यवहारिकता में यही चीजें आएंगी, तो ये व्यवहारिक विशेषताएं कुछ बुक में अलग से दी हुई आती है, तो अलग से पूछ ले तो ध्यान रखना है आपको। बात समझ में आ गई क्या सर, आ गई, आ जाओ अब देखते हैं। अब ये क्या होती है, इनके बारे में मैं एक एक आपको विस्तार से बताने वाला हूं कि भाई वस्तुनिष्ठता क्या होती है आपके, है ना। ये सारी चीजें अपन बताने वाले। वस्तुनिष्ठता क्या होती है, व्यापकता क्या होती है, विभेदीकरण क्या होता है, इनकी थोड़ी थोड़ी चर्चा करके फिर पीपीटी से पढ़ लेंगे। देखो पहले आ जाती है तकनीकी विशेषताएं, कौन सी आ जाती है बताओ, तकनीकी विशेषताएं। ये नंबरिंग हटा देंगे क्योंकि नंबरिंग एक बढ़ा के कर दी, तो इसलिए नंबरिंग को हटा देंगे एक बार। देखो वस्तुनिष्ठता पहला क्या है, वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता का मतलब है कि किसी व्यक्ति से प्रभावित नहीं होना चाहिए, मूल्यांकन किसी व्यक्ति से, यानी व्यक्तिनिष्ठता नहीं हो, मूल्यांकन में क्या नहीं हो, व्यक्तिनिष्ठता नहीं हो, व्यक्तिनिष्ठता नहीं हो, इसका क्या मतलब है सर, वस्तुनिष्ठता का मतलब व्यक्तिनिष्ठता नहीं हो, यानी किसी व्यक्ति से प्रभावित नहीं हो, यानी जो व्यक्ति मूल्यांकन ले रहा है या उसका अंकन कर रहा है, वो पूर्वाग्रह, संकीर्णता, अपनी रुचि, भावना, इनको साइड में रख दे एक बार। पूर्वाग्रह जैसे किसी विद्यार्थी के बारे में मेरा पूरा पूर्वाग्रह है कि ये बच्चा तो कमजोर है, पहले से मेरा पूर्वाग्रह है कि बच्चा तो कमजोर है। अब मैं उसकी कॉपी चेक करूंगा ना, चाहे बेचारे ने कितने भी अच्छा लिखा हो, लेकिन मेरा जो पूर्वाग्रह है ना कहीं उसके मूल्यांकन को प्रभावित करेगा। तो पूर्वाग्रह हो गया, भावना हो गई, कोई दृष्टिकोण है ना, किसी के प्रति संकीर्णता है, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। मूल्यांकन में क्या क्या नहीं होना चाहिए, पूर्वाग्रह को साइड में रख दो। होशियार, आप होशियार बच्चे की कॉपी चेक कर रहे हो, आपके दिमाग में अगर यह ना कि ये बच्चा होशियार है, तो डेफिनेटली वो मूल्यांकन सही नहीं होगा, ये मान लो। पूर्वाग्रह है, आपके जो विचार हैं, आपके जो दृष्टिकोण है ना, दृष्टिकोण है, आपकी जो मान लीजिए ये आपके विचारधारा है, विचारधारा है, संकीर्णता है, इनको साइड में रखना चाहिए। संकीर्णता आदि नहीं होनी चाहिए, आदि को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, आदि को ध्यान में नहीं रखना चाहिए।
इन सबको साइड में कर दो, अपने विचार, दृष्टिकोण, पूर्वाग्रह ना, इनको शामिल मत करो मूल्यांकन में, निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करो। व्यापकता का मतलब ये है संपूर्ण पाठ्यक्रम सम्मिलित हो। व्यापकता का मतलब क्या है? अब देखो, पूर्वाग्रह का सीधा सा मतलब ये है आपका किसी बच्चे के प्रति पूर्वाग्रह है ना, उसके प्रति कोई सोच है, उस सोच को रख के आप मूल्यांकन करोगे ना, तो कहीं ना कहीं वो मूल्यांकन प्रभावित होगा। आपकी आपके विचार संकीर्ण है, वो मूल्यांकन में दिखने नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। कुल मिला के निष्पक्षता, आप यूं कह सकते हो निष्पक्ष रूप से, यानी आप जब भी मूल्यांकन करो, आपके दिमाग में उस बच्चे, ये पता ही नहीं होना चाहिए आपको कि ये कॉपी किसकी है। आपको सिर्फ उस कॉपी का मूल्यांकन करना चाहिए, न कि उस बच्चे का नाम देख के या उसके रोल नंबर देख के मूल्यांकन करना चाहिए। नहीं तो हमारा जो उस बच्चे के प्रति कोई पूर्वाग्रह है, कोई उस बच्चे के प्रति हमारा कोई दृष्टिकोण है, उस बच्चे के प्रति यदि मन में संकीर्ण भावनाएं हैं, वो उस मूल्यांकन को क्या करेंगी बताओ, प्रभावित करेंगी। व्यापकता का मतलब संपूर्ण पाठ्यक्रम होना चाहिए, इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम को शामिल करो। अब संपूर्ण पाठ्यक्रम का मतलब आप यूं कर सकते हो, गुरुजी पहले टेस्ट में तो हमारे को 2 पाठ ही दिए जाते हैं, क्या वो व्यापकता का गुण नहीं उस मूल्यांकन में? अरे है उसमें भी। संपूर्ण पाठ्यक्रम का मतलब यहाँ ये नहीं है कि हर एक मूल्यांकन पूरी किताब में से लो। संपूर्ण पाठ्यक्रम का मतलब ये है कि आपको चाहे टेस्ट में 2 ही पाठ दिए हैं, तो वो 2 ही संपूर्ण पाठ्यक्रम है। उस टेस्ट के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम क्या हो गया? वो 2 पाठ। अब उन दोनों पाठों में से प्रश्न होने चाहिए। सीधा सा मतलब क्या है व्यापकता का, कि चाहे पाठ्यक्रम में 2 ही पाठ है शामिल आपके, 2 पाठों का ही टेस्ट ले रहे हो, लेकिन लो फिर 2 का ले रहे हो तो दोनों के प्रश्नों को शामिल करो। ऐसे नहीं, कई बार क्या होता है, टीचर 2 पाठों का प्रश्न अपने को दे देता है, एक पाठ में से ही प्रश्न दे दिए, यानी 2 पाठों का अपने को कह दिया कि टेस्ट लूंगा कल, और कुछ बच्चे मान लो पहला पाठ ही पढ़ के आए, कुछ दूसरा पढ़ के आए, और कुछ दोनों पढ़ के आ गए। अब टीचर ने क्या किया, लगा और सारे के सारे प्रश्न एक पाठ में से ही दे दिए। अब बताओ, जो दूसरा पाठ पढ़ के आए थे उनके घाटा हो गया कि नहीं हो गया? और जो वो ही पाठ पढ़ के आए थे उनके फायदा हो गया। जो दोनों पढ़ के आए उनकी तुलना में भी एक वाले के फायदा हो गया, क्योंकि उसने कम टाइम में पढ़ा, उसका काम हो गया। तो संपूर्ण पाठ्यक्रम होना चाहिए। जैसे मान लो आप रीट की परीक्षा दे रहे हो, रीट की परीक्षा मान लो आपके अनेकार्थक शब्द, एकार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द युग्म, है ना, विलोम शब्द, आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये टॉपिक लगे हुए हैं, तो सब में से प्रश्न होने चाहिए। कायदा ये है। विभेदीकरण। अब देखो, विभेदीकरण का मतलब पाठ, ये मूल्यांकन आपके ऐसा होना चाहिए जिससे कमजोर, मीडियम और होशियार बच्चों में विभेदीकरण हो सके, उनकी छटनी हो सके, है ना। ऐसा होना, यानी होशियार बच्चे के नंबर अच्छे आने चाहिए, यानी कहने का मतलब जो बच्चा पढ़ के आए ना, उसके नंबर बढ़िया आने चाहिए मूल्यांकन में, है ना, और जो नहीं पढ़ के आया उसके कम आने चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने टेस्ट दिया, कोई पढ़ के आया चाहे नहीं आया, सबके 10 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब वो मूल्यांकन फिर भी विभेदीकरण नहीं है उसमें। तो कहने का मतलब मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? मूल्यांकन कमजोर, कमजोर, मध्यम, मध्यम, तथा तथा श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का मतलब यहाँ होशियार से, श्रेष्ठ बच्चों में विभेद कर सके, ऐसा होना चाहिए। विभेद, श्रेष्ठ बच्चों में विभेद करना चाहिए, विभेद करने वाला हो। बात समझ में आ गई क्या? अब देखो, एक ईओआरओ का पेपर हुआ था, आपको याद हो तो 2022 में, बहुत सारे लोगों ने दिया होगा। तो ईओआरओ के पेपर में क्या हुआ था कि बिल्कुल सरल पेपर दे दिया, विधानसभा सदस्यों की संख्या पूछ ली, राजस्थान में लोकसभा सदस्यों की संख्या पूछ ली, राज्यसभा सदस्यों की संख्या पूछ ली, बिल्कुल सिंपल सिंपल प्रश्न पूछ लिए। तो उसमें जो पढ़ के आया उसके भी बढ़िया नंबर आ रहे हैं, जो नहीं पढ़ के आया वो भी उसके बराबर है। तो वो सही नहीं था पेपर, फिर उसको कैंसिल करना पड़ा था। अब देखो, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का सीधा सा मतलब ये है कि चाहे 5 बार चेक कर लो, अगर उस मूल्यांकन के नंबर परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, मार्क्स वो के वो ही रह रहे हैं, तो वो विश्वसनीय है। यानी कितनी भी बार उसकी जांच कर लो, वो मूल्यांकन परिवर्तित नहीं होना चाहिए, परिवर्तित नहीं होना चाहिए। विश्वसनीयता का मतलब ये है कि कितनी भी बार जांच करो, कितनी भी बार जांच हो, कितनी भी बार जांच हो, परिवर्तित नहीं हो, परिवर्तित नहीं हो, उसमें परिवर्तन नहीं हो, या हो तो कोई बारीक परिवर्तन हो। जैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, मान लो आप 50 प्रश्न आए, 50 में से आप 45 करके आए और आपके 45 नंबर आ रहे हैं मान लो। अब चाहे 20 जनों से चेक करवा लो, 45 के 45 नंबर ही आएंगे। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं हैं, वो ज्यादा विश्वसनीय है। सब्जेक्टिव एग्जाम में ऐसा हो सकता है, आपने मान लो आरएस मेंस की परीक्षा दी, आपने आपने कौन सी परीक्षा दी? मान लो आरएस मेंस की परीक्षा दी, और आरएस मेंस की परीक्षा दे रहे हो, 10 नंबर का प्रश्न है। मान लो कितने नंबर का प्रश्न है? 10 नंबर का। अब उसमें आपके हो सकता है किसी बच्चे के 8 आ जाए, किसी सॉरी, उसमें हो सकता है कोई टीचर तो उसमें 10 में से बच्चे को 8 नंबर दे दे, कोई टीचर 6 नंबर दे दे, तो वो विश्वसनीय कम है। निबंधात्मक परीक्षाएं कम विश्वसनीय है।
वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं ज्यादा विश्वसनीय होती हैं। मानवीकृत होना चाहिए यानी मानव द्वारा निर्मित होना चाहिए। वेदता का मतलब ये है कि जिस पाठ्यक्रम के लिए वो बनाया गया है या जिस चीज का मूल्यांकन करने के लिए वो बनाया गया है मूल्यांकन, उसी की जांच उससे होनी चाहिए। यानी जिसके लिए बनाया गया है उसी की जांच करे, जिसके लिए बनाया गया है उसी की जांच करे, बनाया गया है उसी की जांच करे, उसी की क्या करे वो बताओ, जांच करे। या यूं कह सकते हैं जिसकी जांच करनी है उसके अनुसार ही बने तो वो वेद कहलाएगा। कहने का मतलब जैसे मान लो फोर्थ ग्रेड की एग्जाम है, तो फोर्थ ग्रेड की एग्जाम तो फोर्थ ग्रेड के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप परीक्षा तो ले रहे हो फोर्थ ग्रेड की, हो सकता है उसमें फोर्थ ग्रेड से संबंधित कोई चीज जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परीक्षा फोर्थ ग्रेड की ले रहे हो और बच्चों से नगर पालिका अधिनियम पढ़वा रहे हो, इसका मतलब वो गलत है, वो क्या है, वैध नहीं है फिर वो। उपयोगिता, उपयोगी होना चाहिए, बताओ क्या होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए। उपयोगी का मतलब बच्चों के लिए उपयोगी हो। सर उपयोगी का क्या मतलब हुआ, बच्चों को मूल्यांकन से अपनी कमियों का, अपनी विशेषताओं का पता चलना चाहिए। यानी होशियार बच्चा है तो मूल्यांकन के बाद उसको पता चलना चाहिए कि मैंने पढ़ा है, मैं होशियार हूँ। और कमजोर बच्चों को पता चलना चाहिए कि मैंने नहीं पढ़ा, मैं कमजोर की कैटेगरी में हूँ, ऐसा होना चाहिए। यानी बच्चों को अपनी कमियों, बच्चों को कमियों, कमियों और विशिष्टताओं, कमियों का भी और विशिष्टताओं का ज्ञान कराए, ऐसा मूल्यांकन होना चाहिए। विशिष्टताओं का क्या कराए बताओ, ज्ञान कराए, ज्ञान करवाए, ऐसा मूल्यांकन होना चाहिए जिससे बच्चे को अपनी कमियों का, विशिष्टताओं का, इनका पता चले, अर्थात उपयोगी हो। कुल मिला के यूं इस अर्थ में क्या हो गया, वो उपयोगी होना चाहिए, उपयोगी हो। व्यवहारिकता का सीधा सा मतलब ये है कि मूल्यांकन लेने में भी सरल हो और अंकन में भी सरल और सुगम हो। कहने का मतलब मूल्यांकन लेने में व अंकन में, अंकन में, अंकन में सरल, सरल, सुगम, सुगम और स्पष्ट हो। सरल, सुगम और कैसा हो बताओ सर, स्पष्ट हो। उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, देखो उद्देश्य हो उसमें, उसमें क्या हो, उद्देश्य हो, उद्देश्य पूर्ण हो, कोई न कोई उद्देश्य उसका होना चाहिए। मितव्ययी का मतलब खर्चा क्या होना चाहिए बताओ, कम खर्चा हो सर। खर्चा कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। मानकता का मतलब ये है कि वो आयु, है ना, आयु, कक्षा इनके मानक के अनुसार हो, आयु कक्षा के मानक के अनुसार हो, मानक के अनुसार हो। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ, इसका मतलब सीधा सा ये है कि पहली कक्षा दूसरी कक्षा के हैं तो उनको छोटे छोटे प्रश्न दिए जाएं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न सत्य सत्य वाले ये दिए जाएं, निबंधात्मक प्रश्न बड़ी कक्षाओं में दिए जाए। मानकता का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। और एक और याद रख लेना, निष्पक्षता। निष्पक्षता का मतलब ये है कि किस जांच करने वाले और मूल्यांकन लेने वाले व्यक्ति का किसी एक पक्ष की तरफ झुकाव नहीं हो। यानी मान लो कक्षा में होशियार बच्चे हैं और कमजोर बच्चे हैं, तो होशियार बच्चों को ध्यान में रखे पेपर नहीं बनाए हो, या कमजोर बच्चों को ध्यान में रखे पेपर नहीं बनाए, निष्पक्ष पेपर बनाए। होशियार है वो नंबर ले आएंगे, चाहे, और जो नहीं पढ़ेंगे उनके नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो निष्पक्ष होना चाहिए, किसी एक पक्ष की तरफ उसका झुकाव नहीं होना चाहिए। आ जाओ अब विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो ये तकनीकी विशेषताएं हैं, व्यवहारिक विशेषताएं साथ में ही मैं बता दूंगा। ये तकनीकी विशेषताएं ध्यान रखना कौन सी है, सारी की सारी तकनीकी, याद कर लेना भाई, है ना। अब देखो, अब इनमें मैं फटाफट बोल देता हूं। वस्तुनिष्ठता का मतलब है प्रश्नों तथा अंकन दोनों में वस्तुनिष्ठता हो। वस्तुनिष्ठ का मतलब ये है परीक्षक की रुचि का, उसके दृष्टिकोण का, है ना, उसके पूर्वाग्रहों का से प्रभावित नहीं होना चाहिए वो मूल्यांकन। अर्थात परीक्षक की रुचि, भावना, पसंद, पूर्वाग्रह, दृष्टिकोण, संकीर्णता इनसे प्रभावित नहीं हो और व्यक्ति निष्ठ नहीं हो, किसी एक व्यक्ति का ध्यान मत रखो उसमें आप, है ना। वस्तुनिष्ठ का मतलब ये है। उसके बाद देखो वैधता। वैधता का संबंध इस बात है कि परीक्षण किस योग्यता का मापन करता है। यदि कोई परीक्षण उसी योग्यता का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है तो वह परीक्षण वैध है। यानी जिस चीज के लिए बनाया गया उसी योग्यता का मापन करने वाला होना चाहिए, अन्य किसी योग्यता का मापन वो नहीं करे, वैध। फिर देखो विश्वसनीयता, फिर क्या है, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब कितनी भी बार चेक कर लो नंबर वही रहने चाहिए। तो वह मूल्यांकन विश्वसनीय कहलाता है जिसमें बार बार परीक्षण करने पर भी परिणाम समान रहे। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है क्या, निबंधात्मक प्रश्नों की अपेक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्न अधिक विश्वसनीय होते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें मार्किंग चेंज नहीं होगी, निबंधात्मक में मार्किंग चेंज भी हो सकती है। अब देखो विभेदीकरण, अब क्या आ जाता है, विभेदीकरण। मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए जिसमें श्रेष्ठ, सामान्य व कमजोर विद्यार्थी में विभेद किया जा सके। ऐसा होना चाहिए कि जो पढ़ा उसके बढ़िया नंबर आए, जो कम पढ़ा उसके कम आए।
ऐसा नहीं सारों के 10 नंबर आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि किसी परीक्षण में सभी छात्र बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो मूल्यांकन सही नहीं है। व्यापकता का मतलब परीक्षण में पूर्ण पाठ्यक्रम सम्मिलित हो, पूरा पाठ्यक्रम होना चाहिए। क्या गुरुजी पहले टेस्ट में 2 पाठ ही दिए फिर वो मूल्यांकन सही नहीं है क्या? नहीं, आप चाहे 2 ही पाठ दे रहे हो तो वो पूरा पाठ्यक्रम 2 पाठ संपूर्ण पाठ्यक्रम हो गया। वो उस टेस्ट के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम क्या हो गया? 2 पाठ। अब आप जब टेस्ट लो दोनों पाठों में से लो, इसका सीधा सा मतलब ये है संपूर्ण पाठ्यक्रम कवर उसमें से होने चाहिए। ऐसे नहीं मान लो आपकी रिट की परीक्षा है और रिट की परीक्षा मान लो 60 प्रश्न आने हिंदी के, सारे विलोम शब्दों के दे दिए, मान लो 60 के 60 प्रश्न विलोम शब्द के दे दिए, या 60 में से 20 विलोम शब्द दे दिए और 20 शब्द युग्म दे दिए और 20 वाक्यांश के लिए एक शब्द दे दिए, संज्ञा सर्वनाम और क्रिया कार्याकार अता पता ही नहीं पूरे पेपर में, इसका मतलब वो फिर सही नहीं है पेपर, ये ध्यान रखना। उपयोगिता और व्यवहारिकता, उपयोगी होना चाहिए, परीक्षण का संचालन अंकन एवं प्रशासन सरलता से किया जा सके, ये ध्यान रखना। जिस मूल्यांकन का अंकन संचालन सरलता से हो वो तो हो गई व्यवहारिकता, वो तो क्या हो गई उसकी व्यवहारिकता। और उपयोगिता का मतलब ये है कि विद्यार्थी के लिए उपयोगी हो, यानी अपनी त्रुटि और विशिष्टता का पता चले उसको, उस मूल्यांकन के द्वारा क्या पता चले बताओ? अपनी त्रुटि और विशिष्टता का उपयोगी हो गया वो विद्यार्थी के लिए। उद्देश्य पूर्ण का मतलब उद्देश्य से पूर्ण होना चाहिए, परीक्षण में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस उद्देश्य के लिए उसे बनाया गया वह पूरा हो रहा है। मितव्ययी यानी खर्चा कम होना चाहिए, और मानकता यानी मानक होना चाहिए आयु के अनुसार और कक्षा के अनुसार। और एक पक्ष और ऐड कर लेना दोस्तों, निष्पक्षता। क्या दोस्त ऐड कर लोगे? निष्पक्षता ऐड कर लेंगे सर। क्या ऐड कर लोगे? निष्पक्षता ऐड कर लेंगे। अब देखो, वैधता विश्वसनीयता तथा मानकता को सम्मिलित रूप से स्त्रीकरण में शामिल किया जाता है, ये याद रखना। अब ये व्यवहारिक विशेषताएं पूछी नहीं जाती, वैसे व्यवहारिकता में बता दी मैंने, सरल हो सुगम हो, बताया था ना। तो व्यवहारिक विशेषताएं क्या क्या है मूल्यांकन की? देखो, सरल हो, स्पष्ट हो, और अंकन में भी सरल हो, यानी लेने में भी सरल हो, काम लेने में भी सरल हो, और चेक करने में भी सरल हो, फलांकन में सरल भी हो और सार्थकता भी हो। ग्राह्यता, ग्राह्यता देखो ये गलत लिखा हुआ है, ऐसे लिख देना ग्राह्यता। ये सारे जो गुण है ना, अंकन में सरलता, सुगमता, ग्राह्यता, ये इसके व्यवहारिक विशेषताएं हैं। और आभासी वेदता, ये चीज। बोलो, मूल्यांकन की विशेषताएं समझ में आ गई क्या? सर समझ में आ गई। अब देखो, अब अपन मूल्यांकन की कुछ विधियों की चर्चा करेंगे। थोड़े से एक बार कुछ फैक्ट्स पीछे दिए हुए हैं, कोई एक दो परिभाषाएं एक एक बीच बीच में करते रहते हैं, फिर अपन मूल्यांकन की विधियों की बात करेंगे, देखना। ये एक परिभाषा देख लो, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग क्या कहता है सुनो, ये मूल्यांकन में परिभाषाएं तो मैं यूं कह रहा हूं कि 10 परिभाषा याद करो आप, कम से कम कितनी? 10, 5 6 7 तो मैं लिखवा दूंगा, बाकी कम से कम उसके अलावा भी आप याद करना, क्योंकि मूल्यांकन में मैंने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखना परिभाषाएं बहुत आई हुई है। तो ज्यादातर विद्वानों की परिभाषाओं को अपनी नजर से निकाल लो, पूरी तो कभी याद नहीं होती देखो किसी के, लेकिन कोई ना कोई एक पॉइंट लेके और फिर उस परिभाषा को याद करने का प्रयास करो। तो देखो, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की क्या परिभाषा है कि छात्र की अध्ययन संबंधी आदतों का और अध्यापक की जो शिक्षण पद्धति है उसका मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता है। ये क्या कहता है कि छात्र अध्ययन कितना करता है, उसकी आदत, और अध्यापक का पढ़ाने का तरीका क्या है, उन पर मूल्यांकन निर्भर करता है, उस पर मूल्यांकन का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या कहता है, मूल्यांकन पर छात्र की अध्ययन आदतों का और शिक्षण की पढ़ाने के तरीकों का मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता है। कौन कहता है? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ध्यान रखना, 1964 से 1966, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। इस पर छात्र की अध्ययन आदतों और शिक्षक की शिक्षण पद्धति का प्रभाव पड़ता है। मूल्यांकन को शिक्षण प्रणाली का अभिन्न अंग बताते हुए कहा है कि छात्र की आदतों का और अध्यापक के पढ़ाने के तरीकों का प्रभाव पड़ता है। ये ध्यान रखना, 1964 में बना था राष्ट्रीय आयोग। कब से कब तक चला था राष्ट्रीय शिक्षा आयोग? 1964 से 1966 तक। और वहीं 1966 में कौन सा आयोग आ गया था? कोठारी आयोग। कौन सा आ गया बोलो? कोठारी आयोग। अब देखो, अपन पढ़ते हैं कुछ और चीजें। सारी विधियां आपको क्लियर करवा दी। अब देखो, सॉरी, सारी विशेषताएं क्लियर करवा दी। अब अपन बात करते हैं मूल्यांकन की विधियों की। कौन सी बात करते हैं? मूल्यांकन की विधियों की। देखो, ये चित्र आपको हो सकता है बहुत ज्यादा साफ नहीं दिख रहा, इस चित्र को मैं बाद में अलग से बता दूंगा। पहले मैं एक अलग पेज पे आपको मूल्यांकन की विधियों का पूरा वर्गीकरण समझा देता हूं, क्योंकि यहां से भी एक प्रश्न आता है, पूछता है कई बार, निम्न में से कौन सी मूल्यांकन की गुणात्मक विधि नहीं है, निम्न में से कौन सी मूल्यांकन की परिमाणात्मक विधि नहीं है। तो वो अपन याद करेंगे। देखो, अब अपन कर रहे हैं मूल्यांकन की विधियां। क्या देखेंगे बताओ? मूल्यांकन की विधियां, मूल्यांकन की विधियां।
सुनते जाना, मैं अलग से यहाँ पे बना रहा हूँ और मूल्यांकन की विधियों को फिर उस चार्ट से भी समझा दूंगा। वो मुझे लग रहा है ज्यादा स्पष्ट दिख नहीं रहा, तो पहले अलग से अपन बना लेते हैं। देखो, मूल्यांकन की विधियों को है ना आप दो भागों में बांट दो दोस्त। कितने भागों में बांट दो सर? दो भागों में बांट दो। मूल्यांकन की विधियों को कितने भाग कर दो? दो। देखो, पहला तो कर दो परिमाणात्मक विधियां। कौन सी कर दो बताओ? परिमाणात्मक विधियां। परिमाणात्मक क्या हो जाएंगी दोस्त? विधियां हो जाएंगी सर। परिमाणात्मक विधियां, परिमाणात्मक विधियां का मतलब है जिनमें परिमाण के रूप में मूल्यांकन किया जाता है, आंकड़ों के रूप में मूल्यांकन किया जाता है। ये ध्यान रखना, परिमाणात्मक या इन्हें कहते हैं मात्रात्मक, इन्हें ही क्या कहते हैं? मात्रात्मक विधियां। अब ये ध्यान रखना, ये कई बार पूछ लिया जाता है, ये जो विद्या है ना, ज्ञान पक्ष यानी बालक की ज्ञान पक्ष और क्रिया पक्ष से संबंधित होती है। कौन कौन से पक्ष से संबंधित होती है? ज्ञान पक्ष और क्रिया पक्ष से। और इनमें परिमाण के रूप में मूल्यांकन किया जाता है, नंबर दिए जाते हैं, नंबर दिए जाते हैं। यहां पर क्या होता है? दूसरी कौन सी हो जाएंगी सर? दूसरी गुणात्मक विधियां। बताओ कौन सी हो जाएंगी? गुणात्मक विधियां हो जाएंगी सर। गुणात्मक विधियों का मतलब ये है कि इसमें बच्चे के भाव पक्ष का मूल्यांकन होगा। कौन से पक्ष का मूल्यांकन होगा बताओ? भाव पक्ष का क्या हो जाएगा दोस्त? मूल्यांकन। भाव पक्ष का मूल्यांकन, ये ध्यान रखना। तो बच्चे के मस्तिष्क के मेनली तीन पक्ष अपन मान सकते हैं, ज्ञान पक्ष, क्रिया पक्ष और भाव पक्ष। तो ज्ञान पक्ष और क्रिया पक्ष का जो मूल्यांकन करे वो परिमाणात्मक विधियां, जिनमें परिमाण के रूप में मूल्यांकन करें, नंबर दे बच्चों को। ठीक है। गुणात्मक विधियों में भाव पक्ष का मूल्यांकन किया जाएगा, यहाँ पर गुणात्मक मूल्यांकन किया जाएगा, उसके व्यवहार का, उसके दृष्टिकोण का, उसके अनुभव का मूल्यांकन किया जाएगा। नंबरिंग यहाँ बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये ध्यान रखना। अब देखो, ये जो परिमाणात्मक मूल्यांकन है ना, इसमें तीन तरह की परीक्षाएं होती हैं। परिमाणात्मक मूल्यांकन में दोस्त कितनी तरह की परीक्षाएं होती हैं? क्या सर? तीन तरह की परीक्षाएं होती है। इस चार्ट को ढंग से समझ लेना, ये चार्ट बड़ा काम का है। एक प्रश्न निकाल देगा आपके चार्ट। क्या कितना निकाल देगा बताओ? एक प्रश्न का काम आपके कर देगा। तो तीन तरह की परीक्षाएं देखो बचपन से हम देते आ रहे हैं। मौखिक, बताओ कौन सी हो गई? मौखिक हो गई। दूसरी कौन सी हो जाएगी बताओ? दूसरी तो सर लिखित हो जाएगी। तीसरी कौन सी हो जाएगी? तीसरी तो सर प्रायोगिक हो जाएगी। तीसरी कौन सी हो जाएगी बताओ? प्रायोगिक हो जाएगी। तीन तरह की परीक्षाएं हो गई, कौन कौन सी? मौखिक, लिखित और प्रायोगिक। बताओ बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई। अब देखो, अब अपन बात करेंगे, मौखिक का कोई भाग नहीं है, लिखित का, सॉरी, प्रायोगिक का कोई भाग नहीं। देखो, मोटा मोटी में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूं। मौखिक का मतलब ये है कि बोल करके, मौखिक का मतलब लिखना नहीं है, मौखिक का मतलब बोलना। मौखिक का मतलब क्या है? बोलना, सभी जानते हैं अपन। देखो, तो मौखिक का मतलब बोल करके ही शिक्षक परीक्षा लेगा और बोल करके ही छात्र परीक्षा देगा। तो मौखिक परीक्षा हो गई। मौखिक परीक्षा का मतलब यह हुआ, सुनते जाना मेरी बातों को, उसका उच्चारण सुधरेगा, उसका वाचन सुधरेगा, उसकी अभिव्यक्ति सुधरेगी, उसको तुरंत वो कितना अभिव्यक्त कर सकता है, उस चीज का ज्यादातर मूल्यांकन मौखिक में होता है। मौखिक में देखो क्या है, बोलता है, इसका मतलब उच्चारण का मूल्यांकन हो जाएगा, वाचन का मूल्यांकन हो जाएगा, भाषण का मूल्यांकन हो जाएगा, और तुरंत कितनी अभिव्यक्ति कर सकता है उसका मूल्यांकन हो जाएगा, क्योंकि तुरंत उत्तर देने होते हैं बच्चों को। ठीक है। लिखित में क्या होता है? लिखित में पेपर, लिखा हुआ पेपर देगा और बच्चा उसको, उसके उत्तर भी कैसे देगा? लिख करके देगा। प्रायोगिक में क्या होगा? प्रायोगिक में बच्चे से कार्य करवाया जाएगा, उसके कौशल का, उसके क्रिया पक्ष का, या उसकी व्यवहारिकता, भाषा के व्यवहारिक ज्ञान का मापन प्रायोगिक परीक्षा में किया जाएगा, कौशल का और क्रिया पक्ष का। तो ये ध्यान क्या रखना है कि तीन तरह की परीक्षाएं ना, तो ये दो दो परीक्षाएं ना, ये तो है ज्ञान पक्ष से संबंधित। बताओ किससे संबंधित है? ज्ञान पक्ष से। और इसमें जो प्रायोगिक परीक्षा है ना, ये किससे संबंधित हो जाती है दोस्त? क्रिया पक्ष से। किससे? क्रिया पक्ष से। लिखित परीक्षा है, उसमें बच्चे के लेखन कौशल का, भाव अभिव्यक्ति का, वो आलोचना, तर्क, है ना, तुलना कैसी कर सकता है, उन सब का उसमें क्या होता है? मूल्यांकन होता है। देखो, अब लिखित परीक्षा के प्रकार आ गई। अब किसके प्रकार आ गए दोस्त? लिखित परीक्षा के। मौखिक, लिखित, प्रायोगिक। प्रायोगिक परीक्षा का कोई प्रकार नहीं है, मौखिक का कोई प्रकार नहीं है। लिखित के दो प्रकार याद रख लो। लिखित के दो प्रकार क्या याद रख लोगे? वस्तुनिष्ठ, क्या याद रख लोगे बताओ? वस्तुनिष्ठ परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, और दूसरा हो जाएगा निबंधात्मक परीक्षा।
कौन सी हो जाएगी बताओ? निबंधात्मक परीक्षा। मोटा मोटी एक समझ लो, बाकी पीपीटी में और बता दूंगा मैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा का मतलब ये है कि जिस परीक्षा में एबेसद है ना, एबेसद है, मिलान वाले प्रश्न, विभेदीकरण वाले प्रश्न, ठीक है, रिक्त स्थान वाले प्रश्न, छोटे एक एक लाइन के या एक एक शब्द के प्रश्न, वो वस्तुनिष्ठ परीक्षा है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की वैसे परिभाषा आप, वैसे वस्तुनिष्ठ परीक्षा का अपन क्या मतलब समझते हैं? वस्तुनिष्ठ परीक्षा का अपन ये मतलब समझते हैं कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा का मतलब एबेसद वाली परीक्षा होती है, ऑप्शन वाली नहीं। बहुत सारी चीजें इसमें शामिल है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा का मतलब ये है कि जिसके परिणाम किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं करें, जिसके परिणामों को कोई व्यक्ति बदल नहीं सके। मान लो मेरे 45 नंबर आए रीट की परीक्षा में, तो 10 बार चेक कर लो, 10 व्यक्ति चेक करेंगे, 45 ही रहेंगे। इसका मतलब उसके परिणाम को कोई व्यक्ति नहीं बदल सकता। वो व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, व्यक्ति पर निर्भर नहीं करती है, ये ध्यान रखना। निबंधात्मक का मतलब इसमें बच्चा विस्तार से, है ना, तुलना, तर्क, है ना, आलोचना और विश्लेषण ये सब करता है, उसको निबंधात्मक परीक्षा कहते हैं। बड़े बड़े प्रश्न होते हैं और बच्चा विस्तार से अपना ज्ञान वहां प्रदर्शित करता है, तो वो निबंधात्मक परीक्षा, ये ध्यान रखना। अब ये जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा है ना, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, इसके भी दो प्रकार हो गए। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के भी कितने प्रकार हो गए बोलो? दो प्रकार हो गए। पन्ना फिर से छोटा पड़ गया। वस्तुनिष्ठ परीक्षा का एक प्रकार तो आप क्या याद रख लोगे? देखो, एक तो याद रखना प्रत्यास्मरण आधारित। कौन सा याद रख लोगे? प्रत्यास्मरण आधारित। ठीक है सर। एक तो कौन सा याद रख लोगे? प्रत्यास्मरण आधारित। और एक हो जाएगा प्रत्यभिज्ञान आधारित। क्या हो जाएगा? प्रत्यभिज्ञान आधारित। प्रत्यभिज्ञान आधारित, आधारित, प्रत्यभिज्ञान आधारित। सुनो, प्रत्यास्मरण आधारित का मतलब ये है कि बच्चे के ज्ञान का परीक्षण होगा। और प्रत्यभिज्ञान, इसी को अभिज्ञानात्मक नाम भी आ सकता है आपके। प्रत्यभिज्ञान का मतलब ज्ञान का प्रयोग वो कैसे करता है, इस चीज का परीक्षण होगा। प्रत्यास्मरण का मतलब ज्ञान का सीधा परीक्षण होगा, और यहाँ पर ज्ञान के प्रयोग से संबंधित प्रश्न होंगे। अब देखो, ये जो प्रत्यास्मरण आधारित है ना, इसके दो भाग है दोस्त। इसके कितने भाग हैं? दो। थोड़ा सा जगह नहीं बच रही, इसलिए मैं इस तरह से सेट कर रहा हूं, इनको समझ लेना आप, बाद में उसमें और समझा दूंगा। प्रत्यास्मरण के कितने भाग हो गए? दो। सुन लो, प्रत्यास्मरण का पहला तो हो गया सामान्य प्रत्यास्मरण प्रश्न। कौन से हो जाएंगे बताओ? सामान्य प्रत्यास्मरण प्रश्न। एक तो ये हो गए। एक तो क्या हो गए बताओ? सामान्य प्रत्यास्मरण प्रश्न। सामान्य प्रत्यास्मरण प्रश्न का मतलब एक एक लाइन के या एक एक शब्द के प्रश्न। ठीक है सर। और एक हो जाएंगे रिक्त स्थान। दूसरे कौन से हो जाएंगे बोलो? रिक्त स्थान वाले प्रश्न। बात समझ में आ गई क्या? एक तो सामान्य प्रत्यास्मरण प्रश्न और एक रिक्त स्थान वाले प्रश्न। बोलो, बात समझ में आ गई? प्रत्यास्मरण में। और प्रत्यभिज्ञान में देखो क्या क्या होगा। प्रत्यभिज्ञान में सुनो, प्रत्यभिज्ञान के 5 प्रकार। प्रत्यभिज्ञान के कितने प्रकार हैं? 5। ये अलग इधर देखो। प्रत्यभिज्ञान में एक तो जाएंगे सत्य असत्य वाले प्रश्न। कौन से हो जाएंगे बताओ? सत्य असत्य वाले प्रश्न, जिन्हें एकांतर अनुक्रिया प्रश्न कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? एकांतर अनुक्रिया। बोलो, एक तो कौन से हो गए सर? सत्य असत्य वाले हो गए। वस्तुनिष्ठ के वर्गीकरण चल रहा है अब आगे। दूसरे कौन से हो जाएंगे बताओ? दूसरे कौन से हो जाएंगे इसमें? बहुविकल्पीय प्रश्न, जिन्हें, जिसको हम वास्तव में हम ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या समझते हैं कि ऑप्शन वाले प्रश्न वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। नहीं, ये सारे ऑब्जेक्टिव में है। देखो, खालिस्तान, छोटे छोटे प्रश्न, ये सब। तो दूसरे में आ जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। कौन से हो जाएंगे? बहुविकल्पीय, या इन्हीं को कहते हैं बहुचयनात्मक। क्या कहते हैं बताओ? बहुचयनात्मक। तीसरे कौन से आ जाएंगे? देखो, तीसरे आ जाएंगे मिलान वाले। कौन से आ जाएंगे? मिलान वाले, या इन्हीं को कहते हैं समानता वाले। इन्हीं को क्या कहते हैं? समानता वाले, मिलान कर वाले। मान लो इधर दे दिया कि प्राचीन, एक तरफ दे दिया प्राचीन, निरामिष, ठीक है, अभिज्ञ, 3 दे दिए। फिर इधर इनके विलोम शब्द दे दिए, सामिश, ठीक है, एक में दे दिया अनभिज्ञ, एक में दे दिया अर्वाचीन। अलग अलग दे दिया। तीनों के सामने उनके विलोम शब्द नहीं है, इधर अलग तरीके से, फिर उनको मिलाना, फिर उनको क्या करना बताओ? मिलाना। वो मिलान वाले प्रश्न, समझ गए आप? मान लो ऐसे है, समझो इसको। ऐसे दे दिया प्राचीन, ऐसे दे दिया फिर अभिज्ञ, फिर इधर दे दिया मान लो क्या बताया था अभी आपको? प्राचीन दे दिया, अभिज्ञ दे दिया, मान लो सामिस दे दिया, सामिस। फिर इधर इधर क्या दे दिया? इनके विलोम शब्द। एक तो दे दिया अनभिज्ञ, अनभिज्ञ। इधर दे दिया निरामिष, निरामिष। और एक दे दिया अर्वाचीन। क्या दे दिया? अर्वाचीन। अब इनको मिलवा लिया, इनको क्या कर दिया? मिलवा लिया। तो प्राचीन के विलोम शब्द से यहाँ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ यहाँ, और
सामिस का निरामिस, ऐसे मिलाना, ये मिलान वाले प्रश्न हो गए। सत्य असत्य में क्या है, मान लो यूं कह दिया भारत की सॉरी राजस्थान की राजधानी जयपुर है, सत्य या असत्य, तो सत्य है ना ये बात, तो सत्य के टिक लगा दो, वो सत्य असत्य वाले हो गए। बहुविकल्पीय आपके जो रीट में आते हैं वो प्रश्न, यानी एक प्रश्न देना और उसके एक से ज्यादा विकल्प दो, 3 4 5 कितने भी, वो बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाएंगे। चौथा देखिए, चौथा क्या हो जाएगा, चौथा विभेदीकरण वाले, विभेद प्रश्न या यूं कह सकते हैं वर्गीकरण, विभेद या वर्गीकरण वाले प्रश्न। विभेद या वर्गीकरण वाले प्रश्नों का मतलब है 3 4 शब्द दे दिए, फिर बोला इनमें से असंगत कौन सा है, इनमें से अलग कौन सा है, उसको छांटो। मान लो यूं कह दिया घोड़ा, घोड़ा, बकरी, बकरी, खरगोश, और एक कह दिया कुत्ता, कि इनमें से अलग है उसको छांटो, इनमें से अलग है उसको छांटो। तो हमने ये दिमाग लगाया कि घोड़ा, बकरी, खरगोश तो शाकाहारी है, कुत्ता क्या है बताओ, कुत्ता मांसाहारी है, उसको छांट दिया, उसको क्या कर दिया, छांट दिया, अलग कर लिया। मान लो मैंने कहा जयपुर, मैंने क्या कहा, जयपुर, दिल्ली, दिल्ली, बैंगलोर, बैंगलोर और सीकर, बैंगलोर और सीकर। तो हमने कहा कि भाई ये भी राजधानी है, ये भी राजधानी, ये भी राजधानी, ये राजधानी नहीं है, अलग छट गया, ऐसे ये विभेदीकरण वाले प्रश्न कहलाते हैं। फिर पांचवा कौन सा हो जाएगा दोस्त, पांचवा हो जाएगा सादृश्य अनुभव। पांचवा क्या हो जाएगा, सादृश्य अनुभव, सादृश्य अनुभव के प्रश्न। पांचवा क्या हो जाएगा, सादृश्य अनुभव। सादृश्य अनुभव का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको एक चीज दी जाएगी पहले, है ना, मतलब समझाया हुआ कथन दिया जाएगा, फिर नीचे दूसरा कथन अपूर्ण होगा और ऊपर वाले कथन की सहायता से आपको नीचे वाले कथन को पूर्ण करना होगा। ये होता है सादृश्य अनुभव, ये ध्यान रखना। तो क्या ध्यान रखना, अब सुनो, ये परिमाणात्मक विधियां पूरी हो गई। परिमाणात्मक विधियां किससे संबंधित होती है, ज्ञान पक्ष से और क्रिया पक्ष से। और इसके अंतर्गत 3 तरह की परीक्षाएं होती हैं, कितनी तरह की, 3। एक तो मौखिक, एक तो लिखित, एक तो प्रायोगिक। मौखिक और लिखित कौन से पक्ष से संबंधित है, ज्ञान पक्ष से। प्रायोगिक कौन से संबंध से है, कौन से पक्ष से संबंधित है, क्रिया पक्ष से, ठीक है। फिर लिखित परीक्षाएं कितने प्रकार की हो गई सर, 2 प्रकार की, वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक। फिर वस्तु निबंधात्मक में कुछ नहीं है, वस्तुनिष्ठ में क्या ध्यान रखेंगे, वस्तुनिष्ठ 2 तरह की, प्रत्यास्मरण आधारित और प्रत्याभिज्ञान आधारित, ठीक है। प्रत्यास्मरण आधारित में देखो सामान्य प्रत्यास्मरण प्रश्न और रिक्त स्थान पूर्ति के प्रश्न, इधर लिख देता हूं मैं, आपको दिक्कत हो तो क्या ध्यान रखना है, सामान्य प्रत्यास्मरण प्रश्न, यानी इधर दिख नहीं रहा ना तो थोड़ा सा मैं बड़ा लिख देता हूं कि प्रत्यास्मरण प्रश्न कौन कौन से हैं, आप नोट कर लेना इनको। एक तो सामान्य प्रत्यास्मरण प्रश्न, यानी एक एक लाइन वाले, एक एक शब्द वाले, और दूसरा हो जाएगा रिक्त स्थान। तो ये प्रत्यास्मरण में 2 हो गए, प्रत्यास्मरण में कितने हो गए, 2। इसको नोट कर लो, अब मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या देखोगे सर, उसके बाद प्रत्यभिज्ञान आधारित में 5, कितने, 5। एक तो सत्य असत्य वाले जिन्हें एकांतर अनुक्रिया कहते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, मिलान वाले प्रश्न जिन्हें समानता कहते हैं, विभेद वाले प्रश्न जिन्हें वर्गीकरण भी कहते हैं, और सादृश्य अनुभव वाले प्रश्न। बोलो परिमाणात्मक विधियों में कोई दिक्कत है क्या, सर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे गुणात्मक विधियों की, अब हम किसकी बात करेंगे, गुणात्मक विधियों की। तो गुणात्मक विधियों का मैं एक बार आपको याद करवा देता हूं खाली, फिर अपन पढ़ेंगे इसको डिटेल में बाद में। तो देखो सुनो, गुणात्मक विधियों की एक ट्रिक बताता हूं मैं। कहीं भी आपको अगर आलेख, सुनना ध्यान से, कहीं भी अगर आपको आलेख शब्द मिले, कहीं भी अगर आपको सूची शब्द मिले, कहीं भी आपको अगर वृत्त शब्द मिले, कहीं भी आपको अगर स्केल शब्द मिले, ये 4 शब्द रट लो, ये शब्द कहीं भी दिख जाए, इसका मतलब वो गुणात्मक विधियां हैं। वो कौन सी विधियां हैं, गुणात्मक। आ जाइए, याद करवाता हूं गुणात्मक विधियों को, क्या करवाता हूं, याद। देखो पहले तो आलेख वाली याद कर लो। एक तो एनेक्डोटल आलेख, या पहला तो चलो संचयी आलेख। पहला तो कौन सा याद कर लो, संचयी आलेख। कौन सा हो जाएगा बताओ, संचयी आलेख, संचयी आलेख। और दूसरा हो जाएगा एनेक्डोटल आलेख। ये क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल से बाद में बात करेंगे। एनेक्डोटल आलेख एक बार याद कर लो। एनेक्डोटल आलेख, दो तो आलेख हो गए, दो तो क्या हो गए, आलेख। एक तो संचयी आलेख, एक एनेक्डोटल आलेख, ठीक है सर। फिर सूची, सूची में देखो आप कहेंगे जांच सूची, क्या कह दोगे बोलो सर, जांच सूची, जांच सूची, या इसी को मत सूची भी कहा जाता है, ठीक है सर। फिर उसके बाद देखो 3 ये याद कर लो, साक्षात्कार। एक तो क्या याद कर लो, साक्षात्कार। क्या कहोगे, क्या सर, एक तो साक्षात्कार, इंटरव्यू हम सभी जानते हैं। एक तो क्या याद कर लो, साक्षात्कार।
इंटरव्यू तो सभी को पता है ना, साक्षात्कार। ठीक है, फिर साक्षात्कार में बताओ क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या याद करोगे कि साक्षात्कार में क्या पूछे जाते हैं सर, प्रश्न। तो एक हो गई प्रश्नावली, एक कौन सी हो गई बताओ, प्रश्नावली। फिर कहोगे कि सर प्रश्न पूछ के क्या किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है। तो एक हो गई निरीक्षण, एक कौन सी हो गई बताओ, निरीक्षण विधि। कौन सी हो गई दोस्त, निरीक्षण विधि। ठीक है, फिर आप कह सकते हो सर इनको तो बताया ही नहीं, तो वृत्त से बना लो, एक तो वृत्त से बना लो घटना वृत्त। क्या बना लो बताओ, घटना वृत्त बना ली सर। एक स्केल से बना लो, स्केल से बना लो रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल। ठीक है सर। और एक नौवीं कह दो बच्चों के उत्पाद, जैसे बच्चों के चार्ट हैं, मॉडल हैं, ये बनाए, उनके आधार पर भी बच्चे का मूल्यांकन होता है। तो बच्चों के उत्पाद, बच्चों के उत्पाद का मतलब बच्चों द्वारा निर्मित उत्पाद। बोलो 9 विधियां याद हो जाएंगी क्या, क्या कहोगे। इसको मैं अलग से ही एक बॉक्स में बंद कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट ये रहे। ये मूल्यांकन विधियां हैं, कौन सी, गुणात्मक विधियां मूल्यांकन की। दो तो आलेख, आलेख बताओ कौन कौन से, संचयी आलेख और एनेक्डोटल आलेख। ठीक है सर। फिर सूची, जांच सूची और मत सूची। फिर साक्षात्कार सभी को याद दिया, साक्षात्कार में क्या किए जाते हैं, प्रश्न, और प्रश्नों के माध्यम से क्या किया जाता है, निरीक्षण। ठीक है। उसके बाद फिर वृत्त से घटनावृत्त और स्केल से रेटिंग स्केल, और फिर लास्ट में बच्चों के उत्पाद। ये लो, अब मैं इसका चित्र अगर आपको दिखे तो देख लेना, सही दिख रहा है तो देख लेना, मुझे थोड़ा सा कम स्पष्ट दिख रहा है। देखो मूल्यांकन की विधियां दो तरह की हैं, परिमाणात्मक और गुणात्मक। बताओ परिमाणात्मक और गुणात्मक। परिमाणात्मक ज्ञान पक्ष से संबंधित भी है और क्रिया पक्ष से संबंधित भी है, जबकि गुणात्मक कौन से पक्ष से संबंधित है, बोलो भाव पक्ष से। अब ज्ञान पक्ष की तीन विधियां हैं, ध्यान रखना, मौखिक, लिखित और प्रायोगिक। अब ये दो तो, ये ध्यान रखना, ये दो तो ज्ञान पक्ष की है और ये प्रायोगिक है, ये क्रिया पक्ष की है। ठीक है, ये बता दिया आपको। फिर इसमें मौखिक का कोई प्रकार नहीं, लिखित का कोई प्रकार नहीं, प्रायोगिक का कोई प्रकार नहीं, लिखित का है, सॉरी, लिखित के दो प्रकार हैं, वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक। अब इस वस्तुनिष्ठ के दो प्रकार है, ध्यान रखना, वस्तुनिष्ठ के कितने प्रकार हैं, दो। ये वस्तुनिष्ठ के हैं दोनों प्रकार, प्रत्यास्मरण और प्रत्यभिज्ञान। अब प्रत्यास्मरण में देखो, सामान्य प्रत्यास्मरण और रिक्त स्थान, दो ही। प्रत्यास्मरण में कितनी है, दो, सामान्य प्रत्यास्मरण और रिक्त स्थान। ठीक है। प्रत्यभिज्ञान में पांच, एक तो सत्य असत्य, बहुविकल्प, समानता, विभेद और सादृश्य, अनुभव, रूप। फिर इधर इधर देखो, निरीक्षण याद करवा दिया आपको, साक्षात्कार, प्रश्नावली, मतसूची, मतसूची का जांच सूची भी लिख लेना आप, मतसूची का दूसरा नाम क्या लिख लेना, जांच सूची। उसके बाद संचयी आलेख, एनेक्डोटल आलेख, घटनावृत्त और बालकों द्वारा उत्पादित वस्तुएं। बोलो मूल्यांकन की विधियां, विधियों में से ऐसे प्रश्न आ गए ना कि कौन सी परिमाणात्मक है और कौन सी गुणात्मक। अब आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब इनके बारे में थोड़ा सा अपन विस्तार से बात कर लेते हैं, आ जाइए। अब इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से क्या कर लेंगे, बात कर लेंगे, थोड़ा सा जितना भी हो सके आज, है ना, काफी लंबा वीडियो हो गया, थोड़ा सा इसके बारे में कर लेंगे। देखो अब पहला है परिमाणात्मक विधि। कौन सी विधि है, परिमाणात्मक विधि। कौन सी विधि आ गई दोस्त, परिमाणात्मक मूल्यांकन विधि। देखो इन्हें प्राचीन विधियां कहा जाता है, ये ध्यान रखना। परिमाणात्मक और गुणात्मक में पुराना कौन सा, परिमाण, कौन सा, परिमाणात्मक विधि प्राचीन। ये ज्ञान पक्ष और क्रिया पक्ष का पहले ही समझा दिया, याद करो। ठीक है, अधिक विश्वसनीय और वेद, ये ध्यान रखना, परिमाणात्मक और गुणात्मक में ज्यादा विश्वसनीय कौन सी है, तो हम कहेंगे परिमाणात्मक। क्यों, आपको मैं से पूछूं कि रीट की परीक्षा में और आरएस के इंटरव्यू में ज्यादा विश्वसनीय कौन है आपके हिसाब से, तो आप कहोगे सर इंटरव्यू तो विश्वसनीय नहीं है, उसमें तो पैसे खाते हैं, है ना। रीट की परीक्षा ठीक है, उसमें ओरिजिनल मार्किंग होती है, तो इसका मतलब परिमाणात्मक विधियां ज्यादा विश्वसनीय और वैध है। अब इसमें परिमाणात्मक में देखो तीन तरह की परीक्षाएं होती हैं, कितनी तरह की परीक्षाएं होती है, बोलो तीन तरह की। पहली कौन सी है, मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा में मैंने क्या कहा, मौखिक परीक्षा में बच्चा बोल करके परीक्षा देगा और टीचर बोल करके परीक्षा लेगा। बोलकर परीक्षा दे रहा है, इसका मतलब उसका उच्चारण बढ़ेगा, उसका वाचन बढ़ेगा, उसका भाषण बढ़ेगा, उसका अभिव्यक्ति कौशल बढ़ेगा, और क्या बढ़ेगा, तुरंत उत्तर देने की आदत आएगी। तुरंत उत्तर देने की क्या आएगी बताओ, आदत आएगी। तो बिना कॉपी पेन की सहायता से, कॉपी पेन का काम नहीं है, अध्यापक और छात्र आमने सामने रहते हैं। बताओ मौखिक परीक्षा जल्दी होगी या लिखित। मैं एक प्रश्न करूं आपसे, मौखिक परीक्षा जल्दी होगी या लिखित। क्या सर लिखित तो हम 3 घंटे तक देते हैं, मौखिक तो 15 मिनट में देकर के आ जाते थे। प्रश्न का उत्तर मिल गया, मौखिक जल्दी होती है। अब मैं कहूं मौखिक परीक्षा ज्यादा पुरानी है या लिखित, बताओ। तो इसका उत्तर भी आप दे सकते हो। बताओ जब कागज का, कॉपी का,
पेन का आविष्कार नहीं हुआ तो क्या परीक्षाएं नहीं होती थी? होती थी सर। कैसे? पेन ही नहीं था, कॉपी नहीं था तो कैसे होती थी? मौखिक होती थी। तो अरे इतना तो अपने दिमाग में घुस जाएगा कि मौखिक पुरानी है, लिखित बाद की है। ये ध्यान रखना। लिखित तो तब की है जब कागज आ गया, पेन आ गया, कॉपी आ गई, स्लेट आ गई, उसके बाद की है। देखो इससे मैंने बता दिया उच्चारण, वाचन, भाषण, स्मरण, वार्तालाप, तुरंत अभिव्यक्ति, क्रियाशीलता सबका परीक्षण हो जाता है। इससे स्मरण शक्ति, विचारों की सटीकता, शुद्धता, यथार्थता, एकाग्रता आदि आदि बढ़ते हैं। और ये प्राचीन विधि है, ध्यान रखना। प्राचीन विधि है और समय कम लगता है। समय क्या लगता है बताओ? कम। परंपरागत तो प्राचीन विधि है। अरे प्राचीन काल में, रामायण काल में जाओ आप, ऋषि मुनि कैसे परीक्षा लेते थे? टेस्ट लेते थे क्या पीपीटी बना के? नहीं, वो कैसे लेते थे? मौखिक। कैसे लेते थे? मौखिक लेते थे। अब देखो लिखित, अब कौन सी आ जाती है? लिखित परीक्षा। लिखित में देखो सर्वप्रथम 1902 में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में लिखित परीक्षा ली गई थी। ये ध्यान रखना, लिखित परीक्षा सबसे पहले ब्रिटेन में ली गई 1902 में। लिखित में बताओ कौन कौन से कौशल की जांच होगी? लिखने की, यानी उसकी हैंड राइटिंग कैसी है, हस्तलेखन, लेखन कौशल, अभिव्यक्ति कैसे कर सकता हो विचारों की, तुलना, है ना, तुलना करना, समीक्षा करना, आलोचना करना, इन सब का लिखित में पता चलेगा। तो इसमें लिखित रूप में प्रश्न दिए जाते हैं तथा लिखित रूप में इनका उत्तर दिया जाता है। लिखित का मतलब लिख करके देना, ठीक है। विचार अभिव्यक्ति का पता चलता है, हस्तलेखन का, लेखन कौशल का, कल्पना शक्ति का। देखो इन चारों ही चीजों का है ना लिखित में भी निबंधात्मक में पता चलता है। ये ध्यान रखना, वस्तुनिष्ठ में ये सारी चीजें नहीं आती है। विचार अभिव्यक्ति, हस्तलेखन वस्तुनिष्ठ में इतनी जरूरी नहीं है। ज्यादातर ये किस चीज के लिए कहा गया? पर्टिकुलर पूछे कि सर लिखित में ये बात कौन सी परीक्षा के लिए लागू है? निबंधात्मक के लिए। अब देखो, अब लिखित परीक्षा कितने प्रकार की हो गई दोस्त? दो प्रकार की। लिखित कितने प्रकार की हो गई बताओ? ये लिखित कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार की हो गई सर। कौन कौन सी? वस्तुनिष्ठ, एक तो कौन सी हो गई? वस्तुनिष्ठ। एक कौन सी हो गई? निबंधात्मक। एक कौन सी हो गई बताओ? निबंधात्मक। समझा दिया था पहले से ही, समझाया हुआ, अब केवल पढ़ा रहा हूं। वस्तुनिष्ठता का मतलब यह है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण में निश्चित व स्पष्ट उत्तर होते हैं, यानी प्रश्नों के उत्तर फिक्स होंगे। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर। फिक्स उत्तर है, उत्तर चेंज नहीं हो सकता, इसका मतलब वस्तुनिष्ठ परीक्षा है। एक अगर अपन कहें कि महाराणा प्रताप की उपलब्धियों का आलोचनात्मक परीक्षण करो तो इसके चार विद्यार्थी चार उत्तर लिख सकते हैं, इसका मतलब वो कौन सी हो गई? अ, निबंधात्मक। यानी जिसमें उत्तर फिक्स हो, स्पष्ट हो, वो वस्तुनिष्ठ परीक्षा है। जिसके परिणाम बहुत अधिक परिवर्तित नहीं होते हो, वो वस्तुनिष्ठ परीक्षा है। यह अधिक वैध तथा विश्वसनीय होती है। अगर आपको पूछ ले कि वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में और सब्जेक्टिव एग्जाम में, यानी मैं पूछूं कि रिट मेंस में और आरएस मेंस में कौन सी परीक्षा ज्यादा विश्वसनीय है, तो रिट वाली। क्योंकि रिट में एक बार 45 नंबर आ गए ना तो 45 ही रहेंगे। आरएस मेंस में मान लो आपके 10 में से 8 नंबर दिए हैं किसी टीचर ने, तो वो 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं अगर चेंज कर दिया जाए तो। वस्तुनिष्ठ परीक्षा दो प्रकार की होती है। अब ये वस्तुनिष्ठ कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। याद करो, चलो उस डायग्राम में जाओ। वस्तुनिष्ठ देखो, एक तो प्रत्यास्मरण आधारित, एक तो कौन सी थी बताओ? प्रत्यास्मरण आधारित। और एक कौन सी थी मेरे मित्र? प्रत्यभिज्ञान आधारित। कौन सी थी बताओ? प्रत्यभिज्ञान आधारित। इसके कितने प्रकार थे? दो। इसके कितने प्रकार थे? पांच। बस, और क्या। अब देखो प्रत्यास्मरण आधारित। प्रत्यास्मरण आधारित का मतलब बच्चे के ज्ञान का परीक्षण होगा। इसमें इसमें बताओ क्या होगा? बच्चे के ज्ञान का परीक्षण। तुरंत ज्ञान पर आधारित प्रश्न होंगे। ज्ञान का अप्लाई नहीं करना, ज्ञान पर आधारित, सीधा डायरेक्ट। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? कर्नाटक की राजधानी कौन सी है ना? भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भारत के राष्ट्रपति कौन है? ये प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न हो गए। इसमें विद्यार्थी अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर उत्तर देता है। इनका प्रयोग ज्ञान ज्ञान चयन किया जाता है, केवल ज्ञान उद्देश्य के मापन के लिए। इनके अंतर्गत सामान्य अब देखो प्रत्यास्मरण प्रश्नों को याद करो, उसके दो टाइप बताए थे। कौन कौन से? एक तो कौन सा बताया था बोलो? सामान्य प्रत्यास्मरण प्रश्न। कौन सा बताया था गुरुजी? सामान्य प्रत्यास्मरण प्रश्न, ठीक है। और कौन सा बता दिया था मित्रों? और दूसरा ये बताया था रिक्त स्थान। बोलो कौन सा हो जाएगा? रिक्त स्थान। तो जो प्रत्यास्मरण प्रश्न है ना, इनके दो भाग हैं। इनके भी कितने भाग हैं? दो। एक तो सामान्य प्रत्यास्मरण प्रश्न, एक तो कौन से हो जाएंगे बोलो? सामान्य प्रत्यास्मरण प्रश्न। और दूसरे कौन से आ जाएंगे इसमें? रिक्त स्थान। सामान्य प्रत्यास्मरण प्रश्न का मतलब सीधा उत्तर आ जाए जिनका। रिक्त स्थान का मतलब एक पूरा स्टेटमेंट, उसमें बीच में खाली जगह छोड़ दी, उसकी पूर्ति करनी है, ठीक है। इनका उपयोग ज्ञान उद्देश्य के, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें कह दिया कि सामान्य, इसके अंतर्गत एक तो सामान्य प्रत्यास्मरण प्रश्न है, ठीक है, छात्र की स्मृति पर आधारित एक शब्द या पंक्ति का प्रश्न।
सामान्य प्रत्यास्मरण प्रश्न का मतलब एक एक शब्द में या एक एक लाइन में उसका उत्तर होगा, और दूसरे रिक्त स्थान वाले, दूसरे कौन से हैं बोलो, रिक्त स्थान वाले, ध्यान रखना। अब देखो आगे, उसके बाद में प्रत्यभिज्ञान आधारित, ये 5 तरह के हो जाएंगे बोलो, ये कितने तरह के हो जाएंगे, 5, याद आ रहा है, सत्य असत्य, बहुविकल्पीय प्रश्न, उसके बाद विभेद वाले प्रश्न, मिलान वाले प्रश्न और अनुभव वाले प्रश्न, 5 तरह के। तो देखो, बहुविकल्पात्मक प्रश्न एक तो कौन सा हो गया बताओ इसमें, ये प्रत्यभिज्ञान में कितने तरह के हैं, 5 तरह के, कितने तरह के हैं, 5 तरह के, कौन कौन से, एक तो है सत्य असत्य, एक तो कौन सा है बोलो, सत्य असत्य, दूसरा कौन सा है, बहुविकल्प, दूसरा कौन सा है, बहुविकल्प, तीसरा कौन सा है, समानता या मिलान, समानता या मिलान, चौथा कौन सा है सर, चौथा विभेद या वर्गीकरण, पांचवा कौन सा है सर, सादृश्य अनुभव, पांचवा कौन सा है, सादृश्य अनुभव। बोलो 5 हो गए, ये बता दिए थे आपको। तो बहुविकल्पात्मक का मतलब ऑप्शन, एक ही क्वेश्चन के एक से ज्यादा ऑप्शन हो, तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करना, ई एफ लिंड क्विटर ने इसे उत्तम तथा कॉनबेक एवं रोस ने इसे सबसे उत्तम माना है। तो ये कभी पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना। उसके बाद देखो सत्य असत्य वाले, सत्य असत्य वालों को एकांतर अनुक्रिया प्रश्न भी कहते हैं। इसमें देखो सत्य और असत्य बताना है, कथन दिए हुए हैं उसमें से बताना है सत्य है या असत्य है। अंकन सुविधाजनक रहता है, सत्य असत्य की विशेषता अगर पूछ ले तो ध्यान रखना कि चेक करने में सरल रहता है, फटाफट चेक कर लेगा। लेकिन दोष क्या है, अगर बच्चा इसमें तुक्का भी मार के आए, कई बार बच्चों को याद नहीं है तो वो क्या कहते हैं 10% असत्य सत्य वाले, इनमें तो मौज हो जाएगी, क्या सारों में सत्य कर दूंगा, सारों में क्या कर दूंगा, सत्य। तो सारों में सत्य करेगा तो डेफिनेटली उसके 5, या प्रायिकता का सिद्धांत तो ये कहता है कि उसके 5% सही है। अगर सही टीचर ने बनाया ना तो वो क्या करेगा, 2 प्रश्नों के सत्य रखेगा, फिर एक का सत्य, फिर एक का मतलब इस तरह से रखेगा, तो प्रायिकता के सिद्धांत से तो उसके 5% तो वैसे ही सही हो गए। तो इसमें क्या होता है, छात्र अनुमान से भी 50% प्रश्नों को सही कर सकता है, अनुमान से भी 50% प्रश्न क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। ऐसे प्रश्नों में तीसरा विकल्प अज्ञात जोड़ देना चाहिए। तो ये सुझाव कह रहे हैं कि भाई सत्य असत्य दो ही विकल्प है, इसका मतलब विद्यार्थी के पास 50% चांस तो है, वो बिना पढ़े भी सही कर सकता है। तो इसलिए तीसरा विकल्प और जोड़ो इसमें। और 10% प्रश्न ही हो, यानी 100 नंबर की परीक्षा है तो 10 नंबर से ज्यादा इस तरह के प्रश्न मत रखो, वरना तो फिर वो मूल्यांकन ही खराब हो जाएगा आपका, ये ध्यान रखना। उसके बाद देखो समानता मिलान वाले, जिसमें मिलान करवाया जाता है, क्या करवाया जाता है, मिलान करवाया जाता है। उसके बाद है वर्गीकरण रूप या विभेदात्मक प्रश्न, इसमें एक शब्द या वाक्य से भिन्न या असंगत होता है, असंगत होता है उसका चुनाव करना होता है। ये देखो तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया इसमें, है ना, ये दूसरा और वो पहला, ये 5 थे, इसके कितने थे, 5। तो ए बी सी डी के रूप में करो तो देखो ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया, बी, ठीक है। ये तीसरा क्या हो गया बताओ, तीसरा सर सी हो गया, चौथा क्या हो गया, चौथा सर डी हो गया, और पांचवा क्या हो गया सर, पांचवा तो अ, चलो यहीं लिख देता हूं मैं, लिखा हुआ नहीं है इसमें। पांचवा आपके क्या हो गया बताइए, पांचवा आपके हो जाएगा सादृश्य अनुभव आधारित, सादृश्य अनुभव आधारित, सादृश्य अनुभव आधारित। अब उसके बाद में वस्तुनिष्ठ, हालांकि इसमें पीपीटी में नहीं लिखा हुआ, अब एक तो अपने को देखिए कल यानी अगले वीडियो में अब सिर्फ आपके गुणात्मक विधियां पढ़नी है, इसमें एक निबंधात्मक और रह गया। निबंधात्मक में ध्यान रखना कि इसमें बड़े बड़े प्रश्न होते हैं, निबंधात्मक में क्या होता है, बड़े बड़े प्रश्न जिनकी विद्यार्थी विस्तार से व्याख्या करता है, उसमें वो तुलना, समानता, आलोचना, समीक्षा, इस तरह की पद्धतियों का क्या किया जाता है, इस तरह के चीजों का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। यानी समीक्षा कैसे कर सकता है, आलोचना कैसे कर सकता है, तुलना कर सकता है नहीं कर सकता, समानता दर्शा सकता है नहीं दर्शा सकता, तर्क किस तरह से वो कर सकता है किसी चीज के ऊपर, उसका मूल्यांकन उसमें किया जाता है ना। अभिव्यक्ति कैसे कर सकता है, अपने विचारों की लिखित अभिव्यक्ति कैसे कर सकता है, इसका पता चलता है। और निबंधात्मक परीक्षा में बच्चे के लेखन कौशल का, अभिव्यक्ति कौशल का, हस्तलेखन का, इनका पता चलता है। कल वाले वीडियो में हालांकि अलग से पीपीटी बनवा के निबंधात्मक और देख लेंगे। तो आप सीधा सा बात ये समझो कि मूल्यांकन की विधियों में हमने परिमाणात्मक विधियां सारी कर ली हैं, अब गुणात्मक विधियां अगले वीडियो में करेंगे, और कुछ अन्य चीजें होंगी तो वो भी अगले वीडियो में करेंगे। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।